ओके। तो मोशन इन 1D में रेस्ट होता है और मोशन होता है। रेस्ट का मतलब जिसकी पोजीशन चेंज हो रही हो टाइम के साथ, और मोशन का मतलब जिसमें पोजीशन ना चेंज हो रही हो टाइम के साथ। ठीक है। अच्छा, रेस्ट एंड मोशन दोनों रिलेटिव कॉन्सेप्ट है। रिलेटिव कॉन्सेप्ट होने का मतलब है कि इट डिपेंड्स ऑन ऑब्जर्वर। ये डिपेंड करता है ऑब्जर्वर पे, ठीक है ना, ऑन ऑब्जर्वर। जैसा कि हम लोगों ने पूरा पढ़ा है कि सब कुछ रिलेटिव है ना। रिलेटिविटी थ्योरी थ्योरम भी यही कहती है कि सब कुछ रिलेटिव है, ठीक है ना, कुछ भी एब्सोल्यूट नहीं है। सिर्फ एब्सोल्यूट क्या है, स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है। तो वहां पे खैर आइंस्टीन ने अपना अलग मतलब बताया था, लेकिन यहाँ पे हम जो है जो थ्योरी यूज करेंगे तो पहले हम लोग आइंस्टीन को नहीं यूज करेंगे, अभी हम लोग गैलीलियन को यूज करेंगे। गैलीलियन। तो गैलीलियन के अकॉर्डिंग सब कुछ रिलेटिव है, एवरीथिंग इज रिलेटिव एक्सेप्ट टाइम। टाइम को हम रिलेटिव नहीं मानेंगे, हम ये मानेंगे कि टाइम जो है, एवरीथिंग इज रिलेटिव, सब कुछ रिलेटिव है, रिलेटिव। ठीक है। लेकिन टाइम रिलेटिव नहीं है। तो हम यहाँ पे ये टाइम मानेंगे कि एब्सोल्यूट। अलग अलग लोगों के लिए पोजीशन अलग हो सकती है। अब जैसे हम छत पे बैठे हैं, थोड़ा सड़क पे जाने वाले लोगों को कहेंगे कि देखो ये नीचे है, इनकी पोजीशन डाउनवर्ड है। ठीक है। जो नीचे है वो अब उसको जो है अपने सेम लेवल पे पाएगा। ठीक है ना। तो इस तरीके से क्या है कि जो पोजीशन का कॉन्सेप्ट है वो रिलेटिव है, डिपेंड करता है ऑब्जर्वर कहाँ है। सेम मोशन का कॉन्सेप्ट भी रिलेटिव है। दो लोग बस में बैठे हैं, वो एक दूसरे को रेस्ट में कहेंगे, जबकि बस मूव कर रही है। कोई और बाहर से देखेगा तो वो कहेगा क्योंकि बस मूव कर रही है, तो ये दोनों लोग जो बस में बैठे हैं वो भी मोशन में ही है एक तरीके से। ठीक है। तो ये सारे कॉन्सेप्ट रिलेटिव हैं, डिपेंड करता है कि ऑब्जर्वर कौन है। ठीक है। लेकिन यहाँ पे हम गैलीलियन थ्योरी को लेके चलेंगे तो हम ये मान के चलेंगे कि टाइम यहाँ पे एब्सोल्यूट है। ठीक है। जो बस में बैठा है, मान लेते हैं एक बॉल उछल रही है और उसके मोशन को हमको कंपेयर करना है बस में बैठे ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में और कोई ग्राउंड पे ऑब्जर्वर है उन दोनों के रिस्पेक्ट में। तो दोनों के लिए टाइम कांस्टेंट मान के चलेंगे नॉन रिलेटिविस्टिक केस में। ठीक है ना। गैलीलियन जो है वो नॉन रिलेटिविस्टिक केस है। तो नॉन रिलेटिविस्टिक केस में हम टाइम को सेम मानेंगे, और जब रिलेटिविस्टिक केस आएगा तो टाइम भी वेरिंग हो जाएगा। ठीक है। तो ये तो बात हो गई, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं स्पीड की। ठीक है। और स्पीड का ही काउंटर साथ साथ चलता है वेलोसिटी। स्पीड और वेलोसिटी, ठीक है, दोनों है एक ही। ठीक है। स्पीड क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, बस रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, चेंज ऑफ पोजीशन, यही हमारी स्पीड है। तो अगर हम पोजीशन को आर मान लें, एक्स मान लें, टी कुछ भी मान लें, मान लेते हैं आर मान लिया, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन यानी डी आर बाई डी टी। ये हम लोग पहले ही बात कर चुके हैं कि जब रेट ऑफ चेंज कहें और विद रिस्पेक्ट टू ना बोला जाए तो ये क्लियर है कि वो टाइम के ही रिस्पेक्ट में। इसी को हम स्पीड कहेंगे, स्पीड को वी से ही डिनोट करेंगे। ठीक है। वेलोसिटी भी सेम चीज है, सेम, बस इसमें क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन तो है ही, ऑफ चेंज ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ प्लेसमेंट। पोजीशन, है ना। पोजीशन का रेट ऑफ चेंज है ना इन स्पेसिफिक डायरेक्शन। जब हम यहाँ पे डायरेक्शन को इंक्लूड कर लेंगे, स्पेसिफिक डायरेक्शन, इसी स्पेसिफिक डायरेक्शन में जब डायरेक्शन को इंक्लूड कर लेंगे तो वही वेलोसिटी बन जाएगी, यानी वी वेक्टर इक्वल टू डी आर बाई डी टी। मतलब आप ये कह सकते हैं कि जब पोजीशन एक वेक्टर क्वांटिटी के फॉर्म में आप लिख रहे होंगे, ठीक है, तो हमारी वेलोसिटी की बात होगी, नहीं तो स्पीड की बात होगी। अब स्पीड कई टाइप्स की होती हैं। ठीक है। इसमें सबसे पहली है यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म स्पीड, सेम इसमें भी यूनिफॉर्म वेलोसिटी। दूसरी है नॉन यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म। ठीक है। तो यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब क्या है कि स्पीड कांस्टेंट रहे, स्पीड कांस्टेंट, अगर स्पीड कांस्टेंट है तो वो यूनिफॉर्म है। ठीक है। नॉन यूनिफॉर्म का मतलब स्पीड कांस्टेंट नहीं है। अब क्योंकि स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है, इसीलिए अगर स्पीड का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है तो हम कहेंगे स्पीड कांस्टेंट, जबकि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। अगर हम कहें यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब क्या है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब है कि वेलोसिटी एज अ वेक्टर कांस्टेंट रहना चाहिए। और एज अ वेक्टर कांस्टेंट होने का मतलब है कि मैग्नीट्यूड एज वेल एज, मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन इज सेम। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों ही सेम रहने चाहिए। यहां पे से मैग्नीट्यूड, ठीक है ना, सबसे अच्छा एग्जाम्पल है
कि अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रही है, अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रही है तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में हम स्पीड को तो कांस्टेंट मानते हैं, क्योंकि स्पीड हमारी क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है। लेकिन जब कोई बॉडी सर्कुलर मोशन कर रही होती है और जब यहाँ पे होगी तो उसका स्पीड इस डायरेक्शन में माना जाएगा, वेलोसिटी। जब यहाँ पे होगी तो उसका वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, जब यहाँ पे होगी तो उसका वेलोसिटी। तो अलग अलग पॉइंट पे डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी अलग अलग है, भले ही मैग्नीट्यूड सेम है, वेलोसिटी अलग अलग है, इसीलिए वेलोसिटी को हम मानेंगे नॉन यूनिफॉर्म। ठीक है, वेलोसिटी के रिस्पेक्ट में सर्कुलर मोशन के दौरान वेलोसिटी यूनिफॉर्म नहीं हो सकती, कभी हो ही नहीं सकती है। ठीक है, भले ही उसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रहे लेकिन उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है, इसीलिए यहाँ पे ये कभी यूनिफॉर्म नहीं हो सकती है। क्लियर है ना? ठीक, जबकि स्पीड यहाँ पे यूनिफॉर्म है। नॉन यूनिफॉर्म का मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट ना रहना या स्पीड कांस्टेंट ना रहना। तीसरी चीज है इंस्टेंटेनियस स्पीड। इंस्टेंटेनियस स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या है? इंस्टेंटेनियस स्पीड का मतलब है यहाँ पे ये जो स्पीड हमने निकाली v इक्वल टू डी आर बाई डी टी, क्योंकि r जो होगा यहाँ पे वो किसी कोई टाइम का फंक्शन होगा, क्योंकि r टाइम का फंक्शन होगा। ठीक है, इसीलिए इसका पोजीशन अलग अलग टाइम पे अलग अलग होगा। अब r को जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो वो कांस्टेंट भी आ सकता है और किसी टाइम का फंक्शन भी आ सकता है। अगर वो कांस्टेंट आ गया तो यूनिफॉर्म स्पीड, लेकिन अगर वो किसी टाइम का फंक्शन आया तो उसमें हम t की कुछ वैल्यू रख सकते हैं। तो t की जो भी वैल्यू रखेंगे, मान लेते हैं कोई t नॉट टाइम रखा, तो जो भी वैल्यू रखेंगे उस वैल्यू पे वो वेलोसिटी उस टाइम पे कहलाएगी। उसी को हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कह रहे हैं, मतलब एट पार्टिकुलर इंस्टेंट वेलोसिटी क्या है। ठीक है, या स्पीड क्या है, स्पीड का है या वेलोसिटी का है, बस फर्क डायरेक्शन का रहेगा। क्लियर है? लेकिन कैलकुलेशन वैसे ही होगा, जहां पे कैलकुलेशन अंतर है वो हम बता दें। नेक्स्ट है फोर्थ, एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड क्या है? ठीक है, एवरेज स्पीड क्या है या एवरेज वेलोसिटी क्या है? ये तो वेलोसिटी में एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड क्या है? जब भी कोई वेरिएशन होता है तब हम एवरेज निकालते हैं। सबसे अच्छा एग्जाम्पल है जब भी क्लास, जैसे हमने कोई अपना पेपर दिया, अब मान लेते हैं हमने कई सब्जेक्ट्स का अलग अलग पेपर दिया, तो क्योंकि अलग अलग सब्जेक्ट में नंबर अलग अलग होंगे, सब में सेम तो नहीं होंगे। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, जो हम परसेंटेज बताते हैं वो देखा जाए तो एक एवरेज होता है। किसी भी क्लास में कोई हाइट का देखें, हाइट मेजरमेंट देखें, सबकी हाइट अलग अलग है, फिर जब हम बताते हैं तो एवरेज हाइट बताते हैं। वैसे ही अगर आपकी स्पीड नॉन यूनिफॉर्म है, ठीक है, और आपको एक स्पीड बतानी ही है, ठीक है, तो हम एवरेज का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं कि ये स्पीड एवरेज है। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल टाइम। ठीक है, ऐसे ही एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या रहेगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा बस यहाँ पे, अपॉन टोटल टाइम, टोटल टाइम। ठीक है, मोस्टली क्वेश्चन एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी से कई सारे क्वेश्चन आते हैं, कुछ क्वेश्चन करके देखते हैं। अच्छा, एक चीज और है, एक होता था फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इसको शॉर्ट में समझ लेते हैं। फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब यहाँ पे सीधा सीधा है वो फ्रेम जहां से ऑब्जर्वेशन किया जा रहा है। ठीक है, जो भी ऑब्जर्वर है उससे एसोसिएटेड एक एक्स वाई जेड पोजीशन मेजर करने के लिए और एक टाइम के लिए मान लेते हैं क्लॉक, ये चारों चीजें मिला के फ्रेम ऑफ ऑब्जर्वेशन, फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो गए, जो कि हमारा ऑब्जर्वेशन पॉइंट है। जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है वो दो टाइप का होता है, इनर्शियल और नॉन इनर्शियल। नॉन इनर्शियल, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है? इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब जो फ्रेम रेस्ट पे हो या फिर उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट हो। यहाँ पे वेलोसिटी वर्ड है, स्पीड नहीं है। और नॉन इनर्शियल का मतलब है जिसकी वेलोसिटी कांस्टेंट ना हो। ठीक है, यानी कि एक्सेलरेटिंग फ्रेम, एक्सेलरेटिंग फ्रेम। तो इसमें क्वेश्चन कभी कभी ऐसे थोड़ा ट्रिक करने के लिए ऐसे दे देता है कि आपसे कह देता है कि एक बॉडी अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रही है और उसकी स्पीड कांस्टेंट है, ठीक है, तो क्या वो जो फ्रेम है उसमें जो ऑब्जर्वर है वो इनर्शियल है या नॉन इनर्शियल है? तो आंसर है नॉन इनर्शियल, क्योंकि जो है वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, स्पीड भले ही कांस्टेंट है
और कोई भी रोटेटिंग फ्रेम कभी भी इनर्शियल हो ही नहीं सकता है। ठीक, ओके। अब हम कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी के। ओके, तो जैसे ये क्वेश्चन है, सबसे पहले जो इस क्वेश्चन में एवरेज स्पीड है, ठीक है, उसका आंसर तो वी ही है, क्योंकि देखो बॉडी कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रही है। हमने यहाँ पे ये कहा ही नहीं कि अलग अलग टाइम पे अलग अलग स्पीड है, ठीक है, यानी स्पीड कांस्टेंट है, तो यानी एवरेज स्पीड तो वी ही आएगी, इसको तो कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं। अब देखो, जब बॉडी सर्कुलर मोशन कर रही होगी, ठीक है, पहले यहां थी, अब ये क्वार्टर यहां पहुंच गई, ठीक है, और इसका रेडियस आर था, तो इसने जो डिस्टेंस ट्रेवल करी वो है 2πr/4, इतनी डिस्टेंस ट्रेवल करी, ठीक है। अमन, हाँ उस वाले फार्मूले से वी ही आ रहा है जो भी मैंने बताया। हाँ, सही कह रहे हो, वी ही आएगा, वी ही आएगा। ठीक है। अब देखो ये 2πr/4 जो है, ठीक है, अगर ये 2πr/4 निकालें, ये इतना डिस्टेंस होगा, तो अगर हम टाइम निकाले कि इसमें यहां से यहां तक जाने में कितना टाइम लगा, टी, ठीक है, तो वो जो टाइम आएगा टी, वो हो जाएगा πr/2, क्योंकि इसको सॉल्व करेंगे तो πr/2 आएगा, आएगा, हाँ, अपॉन πr/2 वी। हाँ, तो πr/2v हमारा आ जाएगा टाइम यहां से यहां तक जाने में। अब हमको एवरेज वेलोसिटी निकालनी है, जो कि सेकंड पार्ट है, लेकिन एवरेज वेलोसिटी फॉर्मूला क्या है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो जब यहां से आ गया तो डिस्प्लेसमेंट तो सिर्फ इतना हुआ ना, हाँ, डिस्प्लेसमेंट वो होगा, ठीक है, तो ये आर था, तो ये भी आर होगा, √2r हो जाएगा, तो ये √2r हो जाएगा। तो अब टाइम तो लेकिन यही लेंगे, हाँ, तो एवरेज वेलोसिटी जो आएगी, एवरेज वेलोसिटी वो क्या आएगी, πr/2v, सॉरी, डिस्टेंस जो कि है πr/2, सॉरी, √2r डिस्प्लेसमेंट ऊपर लेंगे, √2r डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम कितना लेंगे, πr/2v, ठीक है, तो 2√2v/π हो जाएगा। हाँ, आर आर कट जाएगा, 2√2v/π, क्लियर है, ये एवरेज वेलोसिटी आ जाएगी, ये एवरेज वेलोसिटी आएगी। ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है, ठीक ठीक ठीक, ये हमने ऐसे ही फ्रेम किया है, ठीक, ओके। देखो, तो क्या हो रहा है कि जैसे ये रोड है, अब मान लेते हैं हमारा व्हील ऐसे था और ये लोवेस्ट पॉइंट था P, और ये व्हील आगे बढ़ रहा है v स्पीड से, और इसका रेडियस है r, ठीक है। अब जब ये आधा रिवॉल्व कर जाएगा तो ये P पॉइंट ऊपर आ जाएगा, ये तो कंफर्म है, लेकिन ये व्हील आगे भी तो चला जाएगा, तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा कि ये व्हील आगे आ जाएगा, ठीक है ना, और ये पॉइंट ऊपर चला जाएगा लोवेस्ट वाला, हाँ, ये पॉइंट यहाँ चला आएगा लोवेस्ट वाला, ठीक है, तो ट्रायंगल बन जाएगा, हाँ, और इसने लेकिन यहाँ से यहाँ तक मान लो क्यू है, तो इसने कुछ डिस्टेंस आगे नहीं ट्रेवल की होगी, तो ये डिस्टेंस इसके सरकमफेरेंस के आधे के बराबर होगी, πr के बराबर, ये डिस्टेंस πr के बराबर होगी, ठीक, और यहाँ से ये डिस्टेंस 2r है, ठीक, तो इन दोनों को ज्वाइन करेंगे तो ये डिस्प्लेसमेंट है, मतलब P पॉइंट जो यहाँ था वो यहाँ आ गया, है ना, तो जो फर्स्ट आंसर है वो ये है कि डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो हो जाएगा अंडर रूट में πr² प्लस 4r², तो चाहे तो r कॉमन ले ले, अंडर रूट π² + 4 हो जाएगा, क्लियर है, ठीक है। और दूसरी चीज, ठीक, और दूसरी चीज हमको अब बाकी चीज निकालना है, सेकंड एवरेज वेलोसिटी निकालनी है, तो डिस्प्लेसमेंट तो इसका यही लेंगे क्योंकि हम P के लिए एवरेज वेलोसिटी निकालना चाह रहे हैं, ठीक है, लेकिन टाइम हम लेंगे कि यहां से यहां तक जाने में कितना टाइम लगा, तो मान लेते हैं टाइम लगा t, अब वो टाइम कितना लगा होगा, तो इसने डिस्टेंस ट्रेवल करी है πr/v, वो टाइम ये लगेगा, और टाइम ये है और डिस्प्लेसमेंट ये है, ठीक है ना, तो एवरेज वेलोसिटी क्या आनी चाहिए, r √π² + 4 अपॉन πr/v, v ऊपर आ जाएगा, r r का जाएगा, तो v, हाँ, तो ये आंसर आ जाएगा p × √π² + 4 डिवाइडेड बाई पाई, क्लियर है ना, ओके, ठीक। अगली चीज है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इस एक्सेलरेशन
एक्सेलरेशन। ठीक है, यहाँ पे एक चीज याद रखना है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी लेना है, स्पीड नहीं लेना है। ठीक है, तो एक्सेलेरेशन हमेशा डी वी वेक्टर बाई डी टी ही होता है। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना है। हाँ, जल्दी में मैग्नीट्यूड सिर्फ लिखना होता तो हम ऐसे लिख देते हैं, ए इक्वल टू डी वी बाई डी उससे टी। कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, सिर्फ मैग्नीट्यूड लेना मैग्नीट्यूड के होता टाइम है। पे कोई दिक्कत नहीं है। हाँ मैग्नीट्यूड के टाइम पे कोई दिक्कत नहीं है, हाँ वरना फिर डायरेक्शन हाँ, के तो साथ होता है, सिर्फ जैसे मैग्नीट्यूड एक्सीलरेशन लेना की तो होता है। ग्रेविटी में। लेकिन एक चीज और है, देखो, हम्म, जब भी मोशन 1D में होगा हाँ हाँ तो जाहिर सी बात बॉडी एक ही डायरेक्शन में जा रही है, तो उसमें डायरेक्शन हाँ इंक्लूड तो करके कोई फायदा भी नहीं होना है। ठीक है, हाँ हाँ ठीक है, तो वहां पे ये लेते हैं। लेकिन अगर मोशन 2D में हो रहा है और आप केवल मैग्नीट्यूड ले रहे हैं तो गलती हो सकती है। ठीक है, तो 2D ठीक। में इस चीज का ध्यान रखना है कि सिर्फ मैग्नीट्यूड पहले आप वेक्टर के फॉर्म में निकालो, फिर उसके बाद में उसका मैग्नीट्यूड लिख दो, वो सही है। लेकिन पहले से ठीक ही ठीक। उसको जो है मैग्नीट्यूड लेके ना चलो। ठीक है, ओके, तो ये एक्सेशन होता है। अब एक्सेशन भी अलग अलग टाइप का हो सकता है। जैसे पहला क्या होता है, यूनिफॉर्म एक्सेशन। तो यूनिफॉर्म एक्सेशन क्या है, यूनिफॉर्म एक्सेशन हमारा होता है वीटी ग्राफ स्ट्रेट लाइन जाएगा। हाँ, वो ग्राफ तो बाद में देख लेंगे, पहले एक्सेशन कांस्टेंट रहेगा, मेन बात ये है। ठीक है ना, तो यूनिफॉर्म एक्सेशन। सेकंड, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेशन। नॉन यूनिफॉर्म एक्सेशन का मतलब है कि एक्सेशन वैरी कांस्टेंट करेगा, नहीं है। नहीं रहेगा। तो वही जो तीन चीजें पीछे पड़ी ना, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, तो वैसे ही यहाँ भी है तीन चीजें। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन है, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन हमारा हो जाएगा जो हमने डीवी बाई डी निकाला है। ठीक है, एट टाइम टी। उसी पे जो भी टाइम है वो टी टी नॉट हो या टी आई हो, जो भी टाइम है वो रख देंगे, तो ये हमारा इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन हो जाएगा। अच्छा, एक चीज देखो, हमें पता चली यहाँ पे एक चीज है कि हमारे पास है पोजीशन। ठीक है ना, उसको डिफरेंशिएट कर दिया तो हमें मिला वेलोसिटी। ठीक है ना, उसको डिफरेंशिएट कर दिया तो हमें मिला एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन। तो ऐसे कोई सोच सकता है एक्सेलरेशन को भी डिफरेंशिएट कर दे तो कुछ और मिलना चाहिए। ठीक, एक्सेलरेशन को भी डिफरेंशिएट कर दें। हाँ, अगर एक्सेलरेशन को भी डिफरेंशिएट कर दें तो मिलेगा हमें जर्क। अगर ये हम नहीं कहें रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन इज कॉल्ड, उसे कहेंगे जर्क। ठीक है ना, तो कभी कभी ये जर्क पूछ, क्या होता है? हाँ, जर्क क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन मतलब एक्सेलरेशन में जब चेंज आएगा तो उसी को हम जर्क कहेंगे। समझ गया। ठीक है, ऐसे ही रेट ऑफ चेंज ऑफ जर्क भी आगे होता है, ड्रिबल, फिर हॉप, फिर पॉप, ऐसे कई सारे वर्ड हैं, लेकिन जर्क के आगे नहीं जाता है। ठीक है, मतलब ठीक, इसका ठीक। न्यूमेरिकल नहीं रहता है, लेकिन कभी कभी ऐसे ऑप्शन पूछ लेता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन इज कॉल्ड, तो ये नाम याद रखना है, जर्क। ठीक है, और जर्क के बाद क्या होता है? ऐसे ही गूगल पे देख लेना, जर्क के बाद शायद जो है ड्रिबल, हॉप, पॉप, ऐसे ही कुछ करके 4-5 है। ठीक है, पूरी ठीक, सीरीज है उसमें। ठीक ठीक। ठीक, लेकिन हमको वैसे जर्क मैक्सिमम लोग एक्सेलरेशन तक ही जाते हैं, तो यानी कि उसके आगे का हाँ एक स्टेप है तो सही है फिर। हाँ, न्यूमेरिकल के लिए एक्सेशन ही तक रहता है, लेकिन कभी कभी ना हाँ, हाँ। ऑप्शन में पूछ लेता है रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेशन इज कॉल्ड, है ना। ठीक, तो ठीक। नया बिल्कुल, जो कभी जो वही चीज पूछना है जो आसान भी हो और कभी सुनी भी ना हो। ठीक है ना, हाँ हाँ हाँ। ठीक है, तो ये रहेगा। ठीक, अच्छा ठीक है, जब हमको डिफरेंशिएशन से ये इस सीरीज में मिल रहा है तो वापस इंटीग्रेशन से हमें उल्टा मिलना चाहिए कि जर्क को उल्टा इंटीग्रेट मिलना करेंगे चाहिए तो एक्सेशन, तो एक्सेशन एक्सेलरेशन को रहेगा। इंटीग्रेट करेंगे तो डिफरेंशिएशन, और वेलोसिटी को इंटीग्रेट करेंगे तो पोजीशन। ठीक है, हम्म हम्म। एक्सेलेरेशन का एक और फॉर्मूला है, वो भी अभी समझ लेते हैं इसको मिटा के। देखो, एक्सेलेरेशन का एक फॉर्मूला ये तो है ही है, डीवी बाई डी टी। अगर हम डीवी बाई डी टी में डी आर का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, तो ए इक्वल टू, और फिर हम क्या कर दें, ये डी आर बाई डी टी एक साथ ले लें। ठीक है, तो ये हो जाएगा डी आर बाई डी टी अलग ले लिया और डीवी बाई डी आर एक साथ ले लिया। तो एक्सेलेरेशन का डी आर बाई डी टी जो होता है उसका फॉर्मूला होता है स्पीड हो v, जाएगी। है ना। तो एक और फॉर्मूला बन जाएगा v डीवी बाई डी आर। ठीक है, तो 1D मोशन में इसको बहुत यूज करते हैं। ठीक है, v डीवी बाई डी आर पे भी क्वेश्चन आता है। अगर एक्सेलेरेशन आपका टाइम का फंक्शन नहीं दिया, पोजीशन का फंक्शन दिया है, तो इस पे क्वेश्चन बनेगा इससे। ठीक है, ओके, अब हम कुछ क्वेश्चन देखते हैं। ठीक। और जब मान लीजिए हमारे पास वेलोसिटी और वो टाइम निकाल लेंगे एक्सेलरेशन, तो वही पोजीशन टाइम रिलेशन लगा करके डिस्प्लेसमेंट निकाल लेंगे। हाँ ठीक है,
डिस्प्लेसमेंट तो अभी देखो एक ये डिस्प्लेसमेंट वाला पार्ट ना, ये थोड़ा सा ट्रिकी है, इसको हम अभी करके दिखा देंगे, ठीक है। ठीक ठीक है। तो होगा ये कि ये हमने पोजीशन टाइम ग्राफ मतलब पोजीशन का टाइम के रिस्पेक्ट में फंक्शन दे दिया है, तो इसको हम कह सकते हैं कि ये एक्स ऑफ टी है, मतलब फंक्शन ऑफ टाइम है, और एक्स हमारा ठीक पोजीशन है, ठीक है। हमको इनिशियल ठीक। वेलोसिटी निकालनी है, इनिशियल वेलोसिटी, तो पहले हम वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं। वेलोसिटी का मतलब है dx बाई dt, एक बार डिफरेंशिएट कर दें तो हो जाएगा 3t² माइनस, इसमें जब डिफरेंशिएट करेंगे तो ये 3t-6 आएगा, ठीक है। और एक्सेशन जब निकालेंगे तो ये आ जाएगा dv बाई dt, यानी कि एक्सेशन आ जाएगा हमारा 6t 60 माइनस माइनस 3, 3। ठीक है। ये दो चीजें आ जाएगी। अब पहला पार्ट हम्म। हमें इनिशियल निकालना है, तो इनिशियल का हाँ, मतलब है टाइम जीरो रख देते हैं, तो इनिशियल का टाइम जीरो मतलब है पुट कर लो। हाँ टाइम को जीरो रखना है, तो वेलोसिटी हमारी आएगी -6 मीटर पर -6 सेकंड, और एक्सेलरेशन आ जाएगा हमारा -3 मीटर पर सेकंड। -3 हम ऐसे भी कह सकते हैं कि मीटर जो पर टर्म सेकंड, कांस्टेंट है और वही सेकंड है, स्क्वायर होता है। ठीक। ओके, नेक्स्ट हमको क्या करना है, सेकंड हमको निकालना है एक्सेलरेशन जब वेलोसिटी जीरो है, तो पहले वेलोसिटी को जीरो रखो, तो वेलोसिटी हाँ, कितनी थी 3t² माइनस 3t -3t माइनस -6। 6 इक्वल टू जीरो। इसमें फैक्टर कर लेंगे हम्म। तो t² माइनस t माइनस 2 इक्वल टू जीरो, तो इसको फैक्टर करके क्या आएगा t-1 और t+2 इक्वल टू, यही तो आएंगे। हाँ, तो टाइम की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी 1 सेकेंड। 1 और -2। एक मिनट, यहाँ -1 और यहाँ +2 तो नहीं, उल्टा तो नहीं आएगा, चेक कर लेते हैं एक बार। t कॉमन लेंगे तो t-2 आना चाहिए। हाँ तो ये +1 यहाँ आएगा, ठीक है ना। हाँ, अब सही है, ठीक। ठीक। एक मिनट, t² लिख कर लेते हैं ना, क्या दिक्कत है, t कॉमन ले लें, हाँ ठीक है। तो ये आ जाएगा, तो t की वैल्यू, अब t की वैल्यू 2 ही सेकंड्स हो सकती है, टाइम निगेटिव तो हो नहीं सकता है, ठीक है। हाँ, हाँ तो टाइम निगेटिव नहीं हो सकता, तो इसको हम रख देंगे 2 एक्सेशन सेकंड में। एक्सेलरेशन तो करना है। एक्सेशन मुझे बताना है जब टाइम 2 सेकंड्स है, मतलब हम तो ऐसे 9 हो जाएगा। तो हो जाएगा 6 इंटू 2 माइनस 3 यानी 9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। हाँ, थर्ड केस ऐसे ही निकल आएगा, सेम है। हाँ। फोर्थ केस, अब एक्सेलरेशन को 0 कराना है, हाँ तो आंसर टाइम का वैल्यू हो जाएगा 1/2। हम्म फोर्थ केस में थोड़ा सा ध्यान देना है, मान लेते हैं हाँ। ये एक्स पोजीशन है और ये ओरिजिन है हमारा, ठीक है। हम्म। अब इस फोर्थ पार्ट में ना जानबूझ के मैंने कहा है कि ये जो पोजीशन है ये x इक्वल टू हाँ, 3 के रिस्पेक्ट में, किसके रिस्पेक्ट में, यहां से ये x इक्वल टू 3 है, इसके रिस्पेक्ट में, इसको ओरिजिन मान के ये अच्छा, लिखा गया है। x = 3 मैंने नहीं देखा था। हाँ, नहीं यहाँ लिखा है मैंने अलग से, ठीक है। हाँ, ठीक ठीक ठीक। तो ये x इक्वल टू 3 के रिस्पेक्ट में है, यहां से हमने इसको हाँ, पूरा माना है। अब हमने कहा है कि जब 4 सेकेंड्स हो जाएंगे, तो मान लेते हैं हाँ, 4 सेकेंड्स में, मान लेते हैं कि 4 सेकेंड पे बॉडी यहाँ है, एट t हाँ, इक्वल टू 4 सेकेंड्स मान लेते हैं बॉडी यहाँ आ गई, तो उसका डिस्प्लेसमेंट हाँ, सिर्फ इतना होगा ना, हाँ, तो जो डिस्प्लेसमेंट एक्चुअल में आंसर होगा फोर्थ का, हाँ। वो फोर्थ का जो आंसर होगा डिस्प्लेसमेंट वो होगा, हम्म। पहले हम क्या करेंगे x4 निकाल लेंगे, ऐसे कह देते हैं x t इक्वल टू 4, मतलब 4। पोजीशन 4 निकाल लेंगे सेकंड जब 4 सेकंड होगा, इसमें इस पूरे में t की जगह 4 रख देंगे और पोजीशन आ जाएगी एट 4 सेकंड्स, ठीक है ना। हाँ, लेकिन वो पोजीशन तो 3 के रिस्पेक्ट में होगी हाँ। और हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे -3 और कर देंगे, हम्म। ठीक है। हम्म। ये चीज का ध्यान रखेंगे, ठीक है। ठीक। ओके, लेकिन अगर ये यहीं से पोजीशन मेजर की जा रही होती, अगर, हाँ, ठीक है, हाँ। तो यही ओरिजिन होता तो फिर डायरेक्टली डिस्प्लेसमेंट ही आना चाहिए था, ऐसा हो सकता है क्या। t इक्वल्स टू 4 सेकंड पे भी तो पोजीशन हम निकाल लें अगर, 30, हाँ फिर टी माइनस इक्वल टू, कर दें। हाँ तो मतलब यही ऐसे क्वेश्चन बन सकता है कि जिसमें क्या कहेगा आपको डिस्प्लेस, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट कुछ और होगा, ठीक है ना, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा आप लोग, है ना, ठीक है। ओके, ठीक है। तो ये क्वेश्चन, इसमें इक्वेशन ऑफ मोशन यूज होंगी, लेकिन हम इक्वेशन ऑफ मोशन बताए नहीं, अभी बाद में बता देंगे, ठीक है। नहीं नहीं,
नहीं वो पता है, लेकिन नाम बता देना, आगे यूज चलेगा। आगे इंटीग्रेट करके बता देंगे कि इक्वेशन ऑफ मोशन कैसे आती है और कहाँ इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करना है, ये भी तो जरूरी है। ठीक है, हाँ हाँ तो देखो, मान लेते हैं यहाँ से रेस्ट स्टार्ट हुआ तो बॉडी की स्पीड 0 है यहाँ पे। ठीक है, हाँ। और ऐसे मान लेते हैं ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है बीच में कहीं, और ये सी पॉइंट है आखिरी में। सी पॉइंट ठीक है। है ना, तो ठीक। स्पीड एट ए यहाँ भी 0 है और स्पीड जीरो एट है सी और भी 0 है। मतलब जीरो है। बॉडी स्टार्ट होती है रेस्ट से और रुकती भी है रेस्ट पे। पहले वो हम्म एक्सेलरेट करती है, तो मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक वो एक्सेलरेट कर रही है ना, हम्म और एक्सेलेरेशन जो है अल्फा है। फिर उसके बाद क्या हम्म। करने लगती है, तो ए डी से बी एक्सेलरेट। वो यहाँ से यहाँ तक एक्सेलेरेट कर रही है, और उसके बाद क्या कर रही है, रिटार्डेट कर रही है, तो यहाँ पे उसमें रिटार्डेशन काम करने लगता है, वो बीटा है। ठीक। ठीक है, अरे तो मान लेते हैं कि यहाँ से यहाँ तक एक्सेलेरेशन हुआ अल्फा, ठीक है, और यहाँ पे रिटार्डेशन हुआ बीटा। ठीक। अब टोटल टाइम इलैप्स जो है, जो यहाँ से यहाँ तक के टोटल टाइम लगा, टोटल वो टी टाइम लगा। वो हमारा टी है। ठीक है, हम्म थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक का जो टाइम है वो हमारा T1। मान लेते हैं T1 है। ठीक हम्म है, तो अगर हम इस पॉइंट, तो इसका मतलब है कि बॉडी पहले एक्साइट हुई होगी, तो ये जो बी पॉइंट है ना, यहीं पे जो वेलोसिटी है वो मैक्सिमम होगी, और यही यही वेलोसिटी maximum। हमसे पूछी गई है। बी पॉइंट की हम्म वेलोसिटी मैक्सिमम है और वही पूछी गई है। तो वेलोसिटी अगर बी पॉइंट पे देखें, अगर हम ए को स्टार्ट माने और बी को फाइनल माने, तो वी बी इक्वल टू यू प्लस ए टी होना चाहिए। तो यू का मतलब वी ए प्लस एक्सेलेरेशन अल्फा इंटू टाइम टी। तो वी बी हमारा क्या होना चाहिए, अल्फा टी होना चाहिए, सॉरी अल्फा टी वन। मान लेते अल्फा हैं यहाँ से T1। यहाँ तक टाइम टी वन लगा है। ठीक है, हम्म अब हमें टी वन टाइम जैसे ही पता चल जाएगा हमारा काम हो जाएगा। ठीक है, हाँ अब सेकंड पार्ट के लिए, सेकंड पार्ट के लिए देखें। ठीक है, तो यहां से यहां के लिए अगर हम देखें तो यहां से यहां रिटार्डेशन हो रहा है, तो फॉर बी टू सी, बी से सी के लिए अगर हम देखें, तो बी से सी के लिए हमारा होना चाहिए इक्वेशन, वेलोसिटी अगर निकालें एट सी इज इक्वल टू, फॉर्मूला होना चाहिए वेलोसिटी एट बी माइनस बीटा इंटू टाइम लगा टी माइनस टी वन लगा ना। हाँ ठीक, अब बी सी 0 है और हाँ बी बीटा हमारा अल्फा टी वन है, हाँ। माइनस बीटा बी तो टी टी माइनस माइनस प्लस बीटा टी वन। T1। अब इसको इधर भेज दे बीटा टी को, और टी वन यहाँ कॉमन ले ले तो अल्फा प्लस बीटा आएगा। हाँ तो यहाँ से टी वन की वैल्यू आ गई बीटा टी अपॉन अल्फा प्लस बीटा आ गई। हाँ। अब ये हमारा टाइम आ गया, इसको 1 में रख अब दो। ये तो ठीक है, 1 में रख दे तो हमारा वी बी कितना आ जाएगा, अल्फा, और टी वन की जगह आ जाएगा टी, तो बीटा टी अपॉन अल्फा प्लस बीटा। क्लियर है ना। ठीक ठीक ठीक। ठीक है, तो ये हो गया। अच्छा, इसमें जो 4 ऑप्शन दिए थे, ठीक है, हाँ उन 4 ऑप्शन पे भी नजर डाल लेते हैं। ठीक है, इसको मिटा देना। हाँ। मिटा दो मिटा दो। ओके, इसके जो 4 ऑप्शन दिए थे उन पे अगर आप नजर डालो, ठीक है, तो हाँ हमको ये क्वेश्चन करना ही नहीं पड़ता। क्यों, ऑप्शन कुछ ऐसे दिए हैं, बी ऑप्शन दिया है अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा बीटा इंटू टी। ठीक है, सी ऑप्शन दिया है अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा बीटा इंटू टी, और डी ऑप्शन दिया है अल्फा बीटा अपॉन अल्फा प्लस बीटा इंटू टी। ठीक है, तो अगर ये 4 ऑप्शन दिए हैं, ठीक है, तो हमको ये क्वेश्चन ना करना पड़ता, इसलिए क्योंकि चारों ऑप्शन देखो अलग अलग मतलब पावर में है। अल्फा एक्सेलरेशन है, बीटा भी एक्सेलरेशन है। ठीक है, तो अगर हम ध्यान से देखें पहले वाले में, ठीक है, तो ऊपर क्या है, एक्स, स्क्वायर में। हाँ मतलब ऊपर क्या है, ऊपर स्क्वायर है और नीचे भी स्क्वायर है। तो पहले वाले की ओवरऑल जो मतलब यूनिट आ रही है वो टाइम की यूनिट आ रही है। हाँ अब जाहिर बात दूसरे वाले से माइनस है तो दूसरे वाले की भी टाइम की यूनिट आ रही है। अब जब हमसे मैक्सिमम वेलोसिटी पूछा गया है तो टाइम थोड़े की यूनिट थोड़े ना हो सकती है। हाँ ठीक है, ऐसे इसमें देखो तो ये वेलोसिटी का उल्टा यूनिट आ रहा है, मतलब इसमें एक्सेलेरेशन नीचे आ रहा है ना, तो ये 1/v की यूनिट इसमें आ रही है और इसमें ही v की यूनिट आ रही है।
हाँ, ठीक है। तो ये और क्वेश्चन वेलोसिटी में पूछेगा तो सही हो हाँ, जाएगा। ये क्वेश्चन हमारा यूनिट डायमेंशन से ही चेक होके हो जाएगा। ठीक है। हम्म। ठीक है, एक्चुअल में ये है ना, यूपी पीजीटी में क्वेश्चन रिपीट होता तो एज इट इज होता है, कुछ चेंज नहीं करते। ठीक। ओके। सेम क्वेश्चन किसी और कंपटीशन में होता तो आंसर ऐसे देता, अल्फा बीटा टी अपॉन अल्फा प्लस बीटा, दूसरे में दे देता 4 अल्फा बीटा टी अल्फा अपॉन अल्फा बीटा प्लस टी बीटा, अपॉन किसी में 3 दे देता। माइनस भी लगा देता है। हाँ, कांस्टेंट दे देता जिससे यूनिट सेम रहती, लेकिन तुम्हारा आंसर तुमको निकालना ही पड़ता। ठीक है। हाँ। ओके, अगला टॉपिक है इक्वेशन ऑफ मोशन। इक्वेशंस ग्राफ ऑफ, वाला मेथड बताओगे या वो वाला नहीं, कैलकुलस इंटीग्रेशन मेथड? मेथड बताएंगे। ठीक है ना। कैलकुलस वाला। हाँ, कैलकुलस वाला। ठीक। तो इक्वेशंस ऑफ मोशन, सबसे पहले हम्म। इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है कि हाँ। इक्वेशन ऑफ मोशन तभी काम करती है जब एक्सेलेरेशन कांस्टेंट हो। अगर किसी क्वेश्चन में एक्सेलेरेशन कांस्टेंट नहीं कहा गया है, ठीक है, हाँ। और आप हाँ। इक्वेशन ऑफ मोशन लगाने की कोशिश करोगे तो आंसर आएगा ही नहीं। ठीक है। जैसे पहले क्वेश्चन ओके। था, पोजीशन दे दिया था, और मान लो पोजीशन से तुमने वेलोसिटी निकाल लिया। ठीक है। अब हाँ। वेलोसिटी निकालने के बाद मान लो तुमको एक्सेलेरेशन निकालना हो, और मान लो कह दो कि हम्म। ये वेलोसिटी तो मैंने निकाल ही ली है, टी इक्वल टू 0 रख दे तो इनिशियल वेलोसिटी आ जाएगी, और मान लो 4 सेकंड के बाद एक्सेलेरेशन निकालना है, टी की जगह 4 रख दें तो 4 सेकंड पे वेलोसिटी निकल आएगी, और फिर हम कहते हैं एक्सेलेरेशन फॉर्मूला चेंज इन अपॉन स्पीड अपॉन टाइम होता है v माइनस यू अपॉन टी। ठीक है। और उससे निकाले तो एक्सेलेरेशन नहीं आएगा, गलत आएगा। क्यों? क्योंकि एक्सेलेरेशन कांस्टेंट नहीं था पहले जो क्वेश्चन टी के फंक्शन में दिया गया था। ठीक है। तो एक्सेलेरेशन जब कांस्टेंट होगा तभी इक्वेशन ऑफ मोशन काम करेंगी, सबसे इंपॉर्टेंट बात। ठीक है। कि इक्वेशन ऑफ मोशन यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन के लिए बनाई गई है। तो क्योंकि ये यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन के लिए बनाई गई है, अब मान लेते हैं कि एक बॉडी स्टार्ट होती है, तो जब वो बॉडी स्टार्ट होती है तो उसकी स्पीड u थी। और मान लेते हैं ये बॉडी यहां पहुंच गई, p इसकी स्पीड हो गई, इसमें यहां से यहां तक जाने में जो टाइम लगा, मान लेते हैं टाइम जो लगा वो यहां से यहां तक कितना है, t है। मतलब t टाइम बाद इसकी स्पीड v हो गई। इनिशियल स्टार्ट हुई थी u स्पीड से, t टाइम के बाद इसकी स्पीड कितनी हो गई, v। और मान लेते हैं इसकी डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन में बॉडी चल रही थी उसी डायरेक्शन में जो एक्सेलेरेशन काम कर रहा था वो मान लेते हैं a। एक्सेलेरेशन जो है वो वेलोसिटी की डायरेक्शन में हम मान के चल रहे हैं। ठीक है। और मान लेते हैं कि इसने जो डिस्टेंस ट्रेवल करी वो यहां से यहां तक जाने में वो डिस्टेंस है s। एक्चुअल में ये डिस्टेंस नहीं है, ये डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है। ये क्या है हमारा, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, इस पे ध्यान रखेंगे कि ये डिस्प्लेसमेंट है, क्योंकि कई सारे क्वेश्चन में क्योंकि ये डिस्प्लेसमेंट है इससे हमें बेनिफिट मिलता है, कई सारे क्वेश्चन में हमको आसानी रहती है ये डिस्प्लेसमेंट की वजह से। ठीक है। डिस्प्लेसमेंट होने की वजह से कुछ लोग क्या, कभी कभी होता है कि इसको हम डिस्टेंस मान लेते हैं, फिर कोई क्वेश्चन होता हो तो उसमें क्या है कि इसको डिस्टेंस मानते हैं तो क्वेश्चन लेंदी हो जाता है, जबकि अगर हम ये जानते हो कि ये डिस्प्लेसमेंट है तो क्वेश्चन इजी हो जाता है। वो हम देखेंगे कैसे क्वेश्चन ऐसे आएंगे। ठीक है। तो सबसे पहली इक्वेशन हम निकालेंगे, अगर हम ध्यान से देखें तो एक्सेलरेशन की डेफिनेशन क्या है, dv बाई dt है। हाँ। तो dv इक्वल टू हो जाएगा a dt, तो जो v होगा वो हो जाएगा इंटीग्रल ऑफ a dt हो जाएगा ना। हाँ। ठीक है। एक्चुअल में हम ऐसे सोचो कि हमने दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दिया। ठीक, यहाँ पे dt आया और दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दिया। अब जब हम इंटीग्रेट करते हैं तो प्रॉपर लिमिट्स लगाते हैं। तो अगर हम ध्यान से देखें तो जब टाइम 0 था तो स्पीड हमारी u थी, और जब टाइम हमारा t हो गया तो स्पीड हमने v मानी है। ठीक है। तो अगर हम इसको यूज करें तो dv का इंटीग्रल v हो जाएगा और लिमिट हो जाएगी v से u इक्वल टू, अब यहाँ पे क्योंकि एक्सेलेरेशन कांस्टेंट है इसीलिए इस एक्सेलेरेशन को हम बाहर इंटीग्रल के निकाल सकते हैं। अगर एक्सेलेरेशन कांस्टेंट न होता तो एक्सेलेरेशन बाहर ना निकलता, और बाहर ना निकलता तो इक्वेशन ही ना बनती। तो इक्वेशन ऑफ मोशन तभी बन रही है जब एक्सेलेरेशन कांस्टेंट है। ठीक, तो a बाहर हो गया, सिर्फ dt बचा, तो dt का इंटीग्रेशन t हो जाएगा और लिमिट रख देंगे 0 से t। तो यहाँ पे जब अपर लिमिट रखेंगे बीच में माइनस, फिर लोअर लिमिट रखेंगे इक्वल टू at आ जाएगा, at माइनस 0। तो यहाँ से v इक्वल टू u प्लस at आ जाएगा। क्लियर है? हाँ। वेलोसिटी पोजीशन, हाँ। वेलोसिटी टाइम रिलेशन। अब सेकेंड इक्वेशन के लिए हम ये यूज कर रहे हैं कि वेलोसिटी फॉर्मूला ds बाई dt dr बाई dt होता है ना। ठीक, और मान लेते हैं मतलब ये ओवरऑल ऐसे मान लो कि ये ओवरऑल ओरिजिन है और ये ओवरऑल r की डायरेक्शन है। ठीक है। तो इस तरीके से मतलब इस डायरेक्शन में r है।
तो v इक्वल टू डी आर बाई डी टी होता है, तो डी आर का वैल्यू क्या हो जाएगा, v डी टी, VDT। और दोनों तरफ इंटीग्रल कर दें। अब पहले r की वैल्यू 0 थी, तो जब टाइम 0 था, यहाँ पे टाइम के रिस्पेक्ट में है, तो जब टाइम 0 था तो r भी 0 था, और जब टाइम t हो गया तो r की वैल्यू s हो गई, क्योंकि यहाँ पे s पॉइंट पे आ गई है। ठीक है, ठीक ठीक। अब इसको अगर हम सॉल्व करें तो अब हम क्या इस v वेलोसिटी को बाहर निकाल सकते हैं इंटीग्रल के? आंसर है नहीं निकाल सकते। क्यों नहीं निकाल सकते हैं? क्योंकि ये जो v वेरिएबल है ये टाइम का फंक्शन है ना। ठीक है, हम्म। तो यहाँ पे और दूसरी बात ये भी है कि v, क्योंकि यहाँ पे v है और इंटीग्रल t के रिस्पेक्ट में हो रहा है, तो हम इंटीग्रल भी नहीं कर सकते, इसीलिए हम v की वो वैल्यू रखेंगे जो t के रिस्पेक्ट में हो, ताकि t का इंटीग्रल हो सके। तो dr का इंटीग्रल तो r हो जाएगा, dr का इंटीग्रल तो r हो जाएगा, और लिमिट हो जाएगी 0 से s, और यहाँ पे 0 से t, v की जगह आ जाएगा u प्लस at। अलग अलग कर लेते हैं, तो 0 से t u dt अलग, बीच में प्लस 0 से t at dt अलग। ठीक है, और यहाँ s माइनस 0 हो जाएगा, फिर s इक्वल टू हो जाएगा। अब जाहिर सी बात है u इनिशियल स्पीड है, वो कांस्टेंट है, इसको बाहर ले लेंगे, और 0 से t dt का इंटीग्रल t dt का होगा। इंटीग्रल हो जाएगा, प्लस a एक्सप्रेशन कांस्टेंट माना है, इसको बाहर ले लेंगे, 0 से t t dt हो जाएगा, तो s इक्वल टू हो जाएगा u dt का इंटीग्रल t 0 से t, बीच में प्लस a t का इंटीग्रल t स्क्वायर बाई 2 0 से t। ठीक है, ठीक। तो s इक्वल टू ये ut प्लस हाफ a t स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब थर्ड इक्वेशन के लिए थोड़ी जगह बना लेते हैं। मिटा दो हो गया। ठीक है, थर्ड इक्वेशन के लिए हम यूज कर रहे हैं ये इक्वेशन v इज इक्वल टू होता है नहीं, एक्सप्रेशन का एक और फॉर्म हम लोगों ने देखा था, a इक्वल टू v dv बाई dr। ठीक है ना, dv बाई dx कह सकते हैं, dv बाई dr कह सकते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा v dv इक्वल टू a dr, दोनों तरफ इंटीग्रल कर देंगे। ठीक है, अब इनिशियली जब r की वैल्यू 0 थी तो स्पीड हमारी u थी, और जब r की जगह s आ गया, जब हम s पोजीशन पे पहुंच गए तो हमारी वेलोसिटी v हो गई। अब यहाँ पे हमको v की वैल्यू रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे इंटीग्रल v के ही टर्म में हो रहा है, dv है ना, तो यहाँ पे डायरेक्ट इंटीग्रल v स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा। लिमिट u से v इज इक्वल टू a, तो कांस्टेंट बाहर निकाल लेते हैं, dr का इंटीग्रल r हो जाएगा 0 से s। ठीक है, तो v स्क्वायर बाई 2 माइनस यू स्क्वायर बाई 2 आ जाएगा, यहाँ अपर माइनस लोअर रखेंगे, इज इक्वल टू a, r की जगह s माइनस 0 आ जाएगा, तो v स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस यू स्क्वायर उधर आके प्लस करेगा, और प्लस 2as और आ जाएगा। क्लियर है? ठीक है, तो ये हो गई हमारी थर्ड इक्वेशन। एक और इक्वेशन है जिसे हम कहते हैं फोर्थ इक्वेशन, उसको भी देख लेते हैं। तो फोर्थ इक्वेशन जो हमारी है ना, वो है डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकेंड, ट्रेवल्ड इन nth सेकेंड। nth सेकेंड ये कह दे, या tth सेकेंड कह देते हैं, हम ज्यादा यूज करेंगे tth सेकेंड जो भी है। तो मान लेते हैं बॉडी यहाँ से स्टार्ट होती है, ठीक है, और यहाँ पे वो क्या करती है, टी टाइम में यहाँ पे पहुंचती है, मतलब टी टाइम में यहाँ पहुंचती है, और 1 सेकंड पहले वो यहाँ थी, t-1 टाइम में वो यहाँ पहुंचती है। तो ये डिस्टेंस जो होगी ये पूरी यहाँ से यहाँ तक, ये एस टी कहलाएगी, मतलब डिस्टेंस ट्रेवल इन टाइम टी, और ये जो डिस्टेंस है उसे हम कहेंगे एस t-1, डिस्टेंस ट्रेवल इन t-1 टाइम, हाँ एस t-1। और ये जो डिस्टेंस है इसे हम कहेंगे डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन tth सेकेंड, है ना। इसी को हम क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं जो यहाँ पे हमने लिखा है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन tth सेकेंड, यानी एक मतलब जैसे ऐसे सोचो 9 से 10 सेकंड में जब बॉडी 9 सेकंड तक चल चुकी है और 10वां सेकंड स्टार्ट हुआ, ठीक है, तो वो पर्टिकुलर 10वें सेकंड में जितनी डिस्टेंस ट्रेवल हुई उसी को हम एसटीएच कह रहे हैं। तो जो एसटीएच है उसका फॉर्मूला निकालने के लिए आपको क्या करना है, बस एस ऑफ टी जो निकाला है और एस ऑफ t-1 जो निकाला है उन दोनों को डिफरेंस कर देना है, इसमें से ये घटा दे तो ये आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये सॉल्व करके जो आएगा वो हम डायरेक्ट लिख देते हैं, ये आएगा u प्लस हाफ a t-1, ठीक है, ठीक। अच्छा, इसमें कोई डाउट नहीं? ठीक है। अच्छा, बाकी कुछ चेंजेस ऑब्वियस हैं जो पहले हम लोग बात कर चुके हैं कि जब हम मतलब रिटायरेशन की बात करेंगे तो a की जगह -a रखें,
ठीक है। ठीक ठीक। और अगर बॉडी स्टार्ट हो रही है रेस्ट से यानी यू जीरो है, अगर बॉडी स्टॉप हो रही है यानी वी जीरो है। ठीक है, तो ये सब तो ऑब्वियस से पॉइंट है जो पहले ही से हम लोग जानते हैं। ठीक है, इक्वेशन ऑफ मोशन से कुछ और बातें हम लोग देख लेते हैं, अभी बताते हैं क्या है। तो देखो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट टर्न पे हम ये जो इक्वेशन ऑफ मोशन चार बताई है इसके पॉइंट बताए वो कवर करना। हाँ, इसके रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को कवर कर लेंगे ताकि हमारा जो प्रॉब्लम सॉल्विंग है वो थोड़ी सी इजी हो जाए। ठीक है, और हाँ। फिर क्या करेंगे, कुछ और न्यूमेरिकल्स करेंगे जो थोड़े ट्रिकी होंगे। ठीक है, ओके। तो नेक्स्ट टर्न पे हम इसको आगे बढ़ेंगे। आज इसलिए भी नहीं आगे बढ़े क्योंकि आज बाकी लोग हैं नहीं। ठीक है, तो वो एटलीस्ट इक्वेशन ऑफ मोशन तो सभी जानते हैं, तो जो ट्रिकी क्वेश्चन है वो नेक्स्ट टर्न पे उसमें इंक्लूड हो जाएंगे, तो उन लोगों का वो हो जाएगा।